हेलो स्टूडेंट्स, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के चैप्टर नंबर 5 को हम आज कवर करेंगे, जिसका टाइटल है परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट डिलीवरी एंड पेमेंट, जो सेक्शन 31 से लेके 44 में एक्सप्लेन किया गया है। हिंदी में इसका मतलब है विक्रय अनुबंध का निष्पादन होता है पूरा करना, स्पुर्दगी तथा भुगतान। परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट डिलीवरी एंड पेमेंट। इसमें हमें सबसे पहले जो पॉइंट डिस्कस करना है, जो हमने बहुत सारे चैप्टर्स में पहले भी कवर किया है, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का मतलब क्या होता है। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में हमें अगर इसे समझना है तो हम एक बड़े सिंपल से एग्जांपल से समझ सकते हैं। सपोज़ आप एक दुकान पर गए, आपने दुकानदार को कहा कि मुझे एक कैडबरी चॉकलेट दे दो जो 50 रुपीज़ की है। आपने 50 रुपये उसे दे दिए, उसने कैडबरी चॉकलेट आपको दे दी। आपकी तरफ से जो पैसा दिया गया वो प्रोडक्ट का प्राइस है, उसकी तरफ से जो चीज़ आपको दी गई वो प्रोडक्ट की डिलीवरी है। उसका काम था प्रोडक्ट को डिलीवर करना, यानी कि चॉकलेट को देना, उसने वो प्रोडक्ट आपको डिलीवर कर दिया। आपका काम था डिलीवरी हो जाने के बाद, यानी कि प्रोडक्ट मिल जाने के बाद उसका जो रिस्पॉन्ड करना, उसका जो प्राइस है उसे पे कर देना। आपने प्राइस पे कर दिया, गुड्स डिलीवर हो गई, प्राइस पे हो गया। इसका मतलब सेलर की तरफ से और बायर की तरफ से अब कुछ भी किया जाना बाकी नहीं है। वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ, वो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हुआ, वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हुआ माना जाता है। बहुत सारे रियल लाइफ में भी जब हम एग्जांपल देखते हैं, आपने कंपनी को ऑर्डर प्लेस कर दिया, कंपनी ने आपका सामान डिलीवर कर दिया, उसके बाद आपने कंपनी को पेमेंट कर दी, कुछ भी अब बाकी नहीं है। आप अपने सामान मिल जाने के बाद संतुष्ट हैं, किसी तरह का कोई डाउट नहीं है। ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हुआ, कंप्लीट हुआ और डिस्चार्ज हुआ माना जाएगा। ये सीधा सा मतलब है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का। यानी कि एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में जो दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, सेलर और बायर, जब दोनों अपना अपना प्रॉमिस पूरा कर देती हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ माना जाता है। पूरा कर देती का मतलब सेलर प्रोडक्ट को डिलीवर कर देता है और बायर प्रोडक्ट का प्राइस पे कर देता है, पेमेंट कर देता है, डिलीवरी ऑफ गुड्स हो जाती है और पेमेंट ऑफ प्राइस हो जाता है। तो उस कॉन्ट्रैक्ट को हम एक कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट के सेल के कॉन्ट्रैक्ट की कंप्लीट परफॉर्मेंस बोलते हैं। फिर इसमें कुछ पॉइंट्स छोटे छोटे हैं जो हमें डिस्कस करने हैं, जो हम रियल लाइफ में एक्चुअल में देखते भी हैं, समझते भी हैं, लेकिन अब उसे हम लॉ के एंगल से थोड़ा सा ऐड ऑन करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो इस चैप्टर में आता है वो है पेमेंट एंड डिलीवरी कॉनकरेंट कंडीशन। पेमेंट एंड डिलीवरी कॉनकरेंट कंडीशन, भुगतान तथा सपुर्दगी एक साथ पूरी की जाने वाली शर्तें। अब ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग भी है, बड़ा सिंपल सा भी है कि पहले आप प्राइस पे करेंगे या पहले वो आपको प्रोडक्ट देगा। सेम इस पर अगर हम झगड़ा शुरू कर दें तो वही इसका सीन बन जाएगा कि पहले मुर्गी आई थी या पहले अंडा आया, जिसका कोई जवाब आज तक ना मिला, ना मिलने की कोई संभावना है। लेकिन लॉ में, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में, जो डिलीवरी और पेमेंट की जब हम बात करते हैं तो उसके लिए कहा गया कि दोनों कॉनकरेंट कंडीशन है, एक साथ चलने वाली बातें हैं। जैसे ही आप प्राइस पे करें, डिलीवरी आपको हो जानी चाहिए। जैसे ही वो गुड्स डिलीवर करे, आपको पेमेंट करनी होती है। दोनों में से कौन पहले करेगा इसका कोई भी लंबा चौड़ा फर्क नहीं पड़ता है। ये दोनों साथ साथ चलने वाली बातें होती हैं। पहले गुड्स डिलीवर की जा सकती हैं, फिर प्राइस पे किया जा सकता है, पहले प्राइस पे किया जा सकता है, फिर गुड्स डिलीवर की जा सकती हैं। या हम ये कहें कि अल्टीमेटली द थिंग इज कि दोनों की अंडरस्टैंडिंग पर ये डिपेंड करेगा कि पहले कौन सा प्रॉमिस पूरा किया जाना है। आमतौर पर ये दोनों साथ साथ चलने वाली बातें होती हैं। फिर इसमें अभी एक पॉइंट आता है कि डिलीवरी की हम बात करें तो डिलीवरी ऑफ गुड्स का मतलब क्या होता है। डिलीवरी ऑफ गुड्स को सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 में एक्सप्लेन किया गया सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में, जिसमें कहा गया कि डिलीवरी ऑफ गुड्स का मतलब होता है वॉलींट्री ट्रांसफ़र ऑफ पोजेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। अपनी मर्जी से अगर एक पर्सन अपनी चीज़ों को किसी दूसरे पर्सन को हस्तांतरित कर देता है, ट्रांसफ़र कर देता है। इसका मतलब जब सेलर अपनी मर्जी से अपनी चीज़ों को, ऑफ कोर्स प्राइस के बदले में, अपनी चीज़ों को बायर को दे देता है या देने के लिए एग्री कर जाता है, तो हम कहेंगे कि वो गुड्स को डिलीवर कर रहा है। डिलीवरी ऑफ गुड्स कंडीशनल भी हो सकती है, वो अनकंडीशनल भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है उस समय जो दोनों पार्टीज़ के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। लेकिन दोनों ही चीज़ों में एक चीज़, दोनों ही सिचुएशन में एक चीज़ जो कॉमन है वो वॉलींटरी होना चाहिए। वॉलींटरी ट्रांसफ़र ऑफ पोजेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। अब फिर एक पॉइंट आता है कि डिलीवरी ऑफ गुड्स के तरीके क्या हैं, वो किन किन तरह से हो सकती है। डिलीवरी ऑफ गुड्स 3 तरह से हो सकती है। पहला होता है एक्चुअल डिलीवरी ऑफ गुड्स।
नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में, रूटीन में जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो हमारे जो हम अपने आप करते हैं, हम दुकान पर जाते हैं, पैसे देते हैं, वो हमें उसके बदले में सामान दे देता है। आपके घर वालों ने भेजा कि जाके नीचे से कुछ ग्रॉसरी का सामान ले, और आप गए, आपने उसे वो सामान के नाम बताए, उसने सामान आपको दे दिया, आपने प्राइस पे कर दिया। वो सारी चीज़ें जो सेलर के पोजेशन से निकल करके एक्चुअल में बायर के पोजेशन में आ चुकी होती हैं, उसे हम एक्चुअल डिलीवरी ऑफ गुड्स कहते हैं। जहां गुड्स अब किसके कब्जे में थी? पहले वो सेलर के कब्जे में थी, वो पोजेशन सेलर के पास था, लेकिन अब पोजेशन किसके पास हो जाएगा? आपके, यानी कि बायर के पास हो जाएगा। दूसरा तरीका जो डिलीवरी ऑफ गुड्स का होता है उसे सिंबॉलिक डिलीवरी कहा जाता है। सिंबॉलिक डिलीवरी का मतलब होता है कि कई बार अगर आपका सामान का जो क्वांटम है, क्वांटिटी है, बहुत ज़्यादा है और उसे एक ही बार में कैरी करना आसान नहीं है। आपने दुकान पर जा कर के एक बहुत बड़ा ऑर्डर प्लेस कर दिया, एक फंक्शन के लिए ऑर्डर प्लेस कर दिया। उसने कहा कि ठीक है, ये मैं सारा सामान निकलवा के अपने गोदाम पर रखवा देता हूँ, और वो गोदाम की चाबी आपको दे देता है कि वहाँ से आप जा कर के उठवा लेना, मैं सर्वेंट वहाँ पर भेज दूँगा, वहाँ पहुँच के मुझे कॉल कर देना। तो ये क्या मतलब हुआ कि जब वो आपको अपने गोदाम की चाबी दे देता है बिजनेस प्लेस में, जहाँ उसने सामान को सॉर्टिंग करके, अलग करके, निकाल करके रख दिया आपके हिसाब से, तो वो जो चाबी आपको दे रहा है, वो जो पर्सन आपके साथ भेज रहा है, वो इस बात का इंडिकेशन है कि वो गुड्स का पोजेशन चेंज करने के लिए तैयार है। पोजेशन चाहे अभी चेंज नहीं हुआ है, लेकिन वो गुड्स आपको डिलीवर हुई मानी जाएंगी, क्योंकि उसकी इंटेंशन गुड्स आपको दे देने की है। इस तरह की सिचुएशन को भी हम डिलीवरी ऑफ गुड्स कहते हैं, लेकिन उसका नाम सिंबॉलिक डिलीवरी ऑफ गुड्स होता है। थर्ड जो पॉइंट होता है वो होता है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी का मतलब होता है कि इसमें जो प्रोडक्ट होता है वो ना तो ट्रांजैक्शन हो जाने के बाद ना तो सेलर के पास है, ना ही बायर के पास रहता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सेलर के बिहाफ पर थर्ड पार्टी के पास पड़ी हुई हैं, उसके किसी दूसरे बिजनेस वाले दोस्त के गोदाम में पड़ी हुई हैं। आप डील कर लेते हैं, आप खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं, सब कुछ फाइनल हो जाता है, वो आपकी प्रेजेंस में उस पर्सन को कहता है कि ये चीज़ें मैंने बेचनी हैं, अब आपसे इन सारी चीज़ों को आपने संभाल करके रखना है, लेकिन ये दूसरे पर्सन के बिहाफ पर रखना है, और वो थर्ड पर्सन इस बात के लिए हाँ कर देता है। वो चीज़ें अब सेलर के पोजेशन से निकल करके आपके पोजेशन में आ गई मान ली जाती हैं, लेकिन क्योंकि वो अभी आपको डिलीवर नहीं हुई हैं, अभी वो आप तक एक्चुअल में नहीं पहुंची हैं, उस सिचुएशन को हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। से फिक्टिशियस डिलीवरी भी कहा जाता है, रचनात्मक सपुर्दगी, किसका? एक ऐसा सीन क्रिएट हो गया जिसमें वो चीज़ें अब थर्ड पार्टी के पास तो हैं, लेकिन वो सेलर की ना हो करके वो अब आपकी हुई मान ली जाएंगी। तो ये तीन तरीके हैं, तीनों को ही हम मोड्स ऑफ डिलीवरी में एक्सप्लेन करते हैं। एक्चुअल डिलीवरी हो सकती है, सिंबॉलिक डिलीवरी हो सकती है, या कंस्ट्रक्टेड डिलीवरी हो सकती है। फिर इसके बाद इस चैप्टर का जो नेक्स्ट पार्ट है वो है रूल्स रिगार्डिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स। गुड्स जब डिलीवर की जाती हैं तो उसके लिए क्या क्या रूल्स सेलर को मानने पड़ते हैं, या क्या क्या रूल्स इनडायरेक्टली बायर को भी मानने पड़ते हैं। सबसे सिंपल रूल ये होता है कि जैसा सेलर और बायर आपस में तय करते हैं डिलीवरी ऑफ गुड्स, उसी तरह से उन्हीं रूल्स के हिसाब से, उन्हीं तरीक़ों से दी जानी होती है। अगर कुछ ना तय किया गया हो तो वहाँ ये रूल अलग से अप्लाई हो सकते हैं। यही सारी बातें हैं जो हमने रूल्स रिगार्डिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स में मेंशन करनी है। सबसे पहला रूल है, ये सारे रूल सेक्शन 26 के अंडर अलग अलग सर्कमस्टांसिस के हिसाब से दिए गए हैं। जैसे इसमें पहला दिया गया है मोड ऑफ डिलीवरी। अभी हमने डिस्कस किया था कि मोड ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स क्या होगा। वो एक्चुअल हो सकता है, वो कंस्ट्रक्टिव हो सकता है, वो सिंबॉलिक हो सकता है। सर्कमस्टांसिस पर डिपेंड करता है कि गुड्स कैसे डिलीवर की जाएंगी, या जैसा तय किया गया है उनके हिसाब से गुड्स सेलर बायर को डिलीवर करेगा, उसे वो सारी बातें माननी पड़ेंगी जो बायर ने उसे गुड्स डिलीवर करने के लिए कहा है, जो उसके ऊपर लागू करने के लिए उसने फोर्स किया है। तो इसका मतलब बड़ा सिंपल सा हो गया, गुड्स की डिलीवरी इन तीनों तरीकों में से किसी से भी हो सकती है, एक्चुअल, सिंबॉलिक या वो कंस्ट्रक्टिव हो सकती है, या जैसा तय किया गया है वैसे तरीके से गुड्स डिलीवर की जानी चाहिए, उस मोड को, उस तरीके को फॉलो किया जाना चाहिए। नेक्स्ट जो पॉइंट इसमें आता है वो है प्लेस ऑफ डिलीवरी। गुड्स कहाँ डिलीवर की जाएंगी? सिंपल रूल है, जैसा तय किया गया है। आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया कि ये सामान मुझे भेज दो,
कहाँ भेज दो, आपने बता दिया कि यहाँ पर डिलीवर करना है, तो जैसा तय किया गया है उस जगह पर सेलर गुड्स की डिलीवरी देने के लिए बाउंड होता है, उसे वहीं पर गुड्स डिलीवर करनी होती हैं। अगर कुछ तय नहीं किया गया तो उसका आंसर होता है एट एप्रोप्रिएट प्लेस। एप्रोप्रिएट प्लेस क्या होता है? बिजनेस प्लेस हो सकता है, वो आपका रेजिडेंशियल प्लेस हो सकता है, वो डिपेंड करता है सर्कमस्टांसिस पर कि बेस्ट पॉसिबल डेस्टिनेशन कौन सा हो सकता है जहां सेलर गुड्स बायर को डिलीवर करेगा, जहां पर वो गुड्स को भेजेगा। नेक्स्ट है टाइम ऑफ डिलीवरी। गुड्स किस समय डिलीवर की जाएंगी? जैसा तय किया गया उस समय पर उतने समय में गुड्स डिलीवर की जानी चाहिए। अगर टाइम तय नहीं किया गया है, ट्रांजैक्शन हो गया, डिलीवरी का टाइम तय नहीं किया गया है, तो होता है विद इन रीजनेबल टाइम। अब रीजनेबल टाइम क्या होगा? दैट डिपेंड्स ऑन सर्कमस्टांसेस। नेक्स्ट इसमें आता है गुड्स इन पोजेशन ऑफ ए थर्ड पर्सन। अगर वो चीज़ें जिनके बारे में सेल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो चीज़ें सेलर के पोजेशन में नहीं हैं बल्कि थर्ड पर्सन के पास पड़ी हुई हैं, तो उनकी गुड्स की डिलीवरी कब हुई मानी जाएगी या किस तरह से हुई मानी जाएगी? उसका रूल बड़ा सिंपल सा है। जब सेलर कॉन्ट्रैक्ट हो जाने के बाद थर्ड पार्टी को कहता है कि ये चीज़ें मैंने बेच दी हैं, ये चीज़ें अब मेरी नहीं रही हैं, ये चीज़ें मैंने एक्स को बेची हैं, एक्स इनका मालिक है, वो आके आपसे गुड्स की डिलीवरी ले लेगा। तो जैसे ही वो ये मैसेज उसको कन्वे करता है और वो पर्सन हाँ करता है कि ठीक है मैं ये चीज़ें एक्स के बिहाफ पर अपने पास रखने के लिए तैयार हूँ, वो आपको डिलीवर हुई मान ली जाती हैं। जस्ट लाइक अभी हमने जैसे पहले डिस्कस किया था सिंबॉलिक डिलीवरी। नेक्स्ट होता है एक्सपेंसेस ऑफ डिलीवरी। डिलीवरी करने के गुड्स की डिलीवरी करने के खर्चे कौन करेगा? अगर कुछ तय नहीं किया गया है, अगर कुछ तय नहीं किया गया है इसे बोलते हैं कि अगर उन्होंने तय कर लिया है पहले से कि खर्चे कौन बियर करेगा गुड्स डिलीवर करने के, फिर तो वो रूल अप्लाई हो जाएगा। अगर कुछ भी तय नहीं हुआ है तो गुड्स को डिलीवरेबल स्टेट में लाने के और गुड्स को डिलीवर करने के जो भी खर्चे होते हैं वो सेलर को बियर करने होते हैं। लेकिन अगर तय कर लिया गया है तो उस केस में उन रूल्स के हिसाब से वो उन खर्चों को शेयर करेंगे। नेक्स्ट इसमें आता है डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी। दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। आपने ऑर्डर प्लेस किया सपोज एक सेलर को कि वो आपको 1000 यूनिट्स एक प्रोडक्ट की भेजेगा, सब कुछ तय हो गया कहाँ भेजेगा कैसे भेजेगा, उसने वो सामान आपको भेज दिया, उसने 1000 यूनिट भेज दी, आपने वो एक्सेप्ट कर लिया, आपने उन्हें चेक कर लिया, सब ठीक था, इसका मतलब गुड्स की डिलीवरी में किसी तरह की कोई भी कमी नहीं थी। लेकिन कई बार सिचुएशन अलग हो सकती है। वो सिचुएशन 3 हिस्सों में हम डिवाइड करके स्टडी कर सकते हैं। पहला है सपोज डिलीवरी इन लेस क्वांटिटी। आपने ऑर्डर प्लेस किया था 1000 यूनिट का, उसने ऑर्डर आपको जो डिलीवर किया वो 900 यूनिट का किया। कितने यूनिट कम है? 100 यूनिट कम है। अब बायर के पास क्या ऑप्शन होती हैं? पहला तो वो पूरे ऑर्डर को रिजेक्ट कर सकता है, दूसरी ऑप्शन है वो 900 को एक्सेप्ट कर सकता है और 100 के लिए वो उसे रिक्वेस्ट भेज सकता है कि इतनी कम आई थी यूनिट, इतनी यूनिट मुझे और भेजी जाएँ। फिर दूसरा सिचुएशन हो सकती है डिलीवरी इन एक्सेस क्वांटिटी। आपने ऑर्डर दिया 1000 यूनिट का और आ गई 1200, कितनी एक्स्ट्रा आ गई? 200। अब आपके पास फिर वही ऑप्शन है, आप चाहें तो पूरे ऑर्डर को पूरे लॉट को रिजेक्ट कर सकते हैं क्योंकि रॉन्ग क्वांटिटी डिलीवर हुई है, वो आपका ऑर्डर है ही नहीं है। दूसरा आप सारी की सारी एक्सेप्ट कर सकते हैं और आप उसे कन्वे कर सकते हैं कि ठीक है मैं सारी रखने के लिए तैयार हूं, तो आपको कितने की एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ेगी? 200 की एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ जाएगी। आप चाहें तो उसमें से अपने यूनिट 1000 यूनिट निकाल सकते हैं और उसे कह सकते हैं कि मैं आपकी जो 200 यूनिट एक्स्ट्रा है वो नहीं लूँगा, वो आप वापस मंगवा लो। तो आप इस सिचुएशन को भी अवेल कर सकते हैं। इन सिचुएशन में सारी की सारी डिस्क्रिप्शन, सारी की सारी ऑप्शन बायर की मर्जी पर होती हैं। तीसरा होता है मिक्स डिलीवरी। आपको 1000 यूनिट भेज दी गई लेकिन उसमें से 800 एक क्वालिटी की हैं और 200 दूसरी क्वालिटी की हैं, जबकि आपने 1000 एक ही क्वालिटी की मांगी थी। तो दो चीज़ें, दो क्वालिटी मिक्स होकर के आ गई, तो यहाँ भी आपको सेम ऑप्शन मिलती हैं। फर्स्ट ऑप्शन आप सारा ऑर्डर रिजेक्ट कर सकते हैं, दूसरी ऑप्शन आप सारा ऑर्डर एक्सेप्ट कर सकते हैं, अकॉर्डिंगली पेमेंट कर सकते हैं, या आप चाहें तो उसमें से सिर्फ अपना ऑर्डर रख सकते हैं, रिमेनिंग चीज़ें उसे मंगवा सकते हैं। जो एक्स्ट्रा आ गई थी, जो दूसरी क्वालिटी की आ गई थी, उसे वो वापस मंगवाने के लिए कह सकते हैं, उसे वो सारी बातें माननी पड़ेंगी। नेक्स्ट जो रूल आता है डिलीवरी या गुड्स से जुड़ा हुआ वो है डिलीवरी इन इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट में डिलीवरी हो सकती है या नहीं। सपोज़ आपने एक कंपनी से ऑर्डर मंगवाना है और आपका ऑर्डर है 4500 यूनिट्स का,
कितना 4500 यूनिट्स का। तो कंपनी आपको कितने यूनिट्स भेजेगी, जितनी आपने कही हैं 4500 यूनिट। लेकिन कंपनी आपको अगर 3000 यूनिट एक बार भेज देती है और कंपनी कहती कि मैं आपको 1500 यूनिट अगले महीने में भेज दूंगी। तो आपने मंगवाई थी 4500 यूनिट, आपका ऑर्डर था 4500 यूनिट का, इंस्टॉलमेंट में देने की कोई बात नहीं हुई थी। अगर इंस्टॉलमेंट में गुड्स मंगवाने के लिए बायर ने नहीं कहा है तो सेलर उसको इंस्टॉलमेंट में नहीं भेज सकता। अगर सेलर उसको इंस्टॉलमेंट में भेजता है तो बायर उन गुड्स की डिलीवरी लेने से मना कर सकता है, क्योंकि सिचुएशन फिर से रॉन्ग क्वांटिटी वाली बन जाएगी। तो अगर तय किया गया है कि गुड्स को एक ही बार में भेजा जाएगा तो गुड्स एक ही बार में भेजी जानी चाहिए। लेकिन अगर पहले से तय कर लिया गया है कि एक इंस्टॉलमेंट, 2 इंस्टॉलमेंट, 3 इंस्टॉलमेंट, तो वो इंस्टॉलमेंट में डिलीवरी हो सकती है। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग सिचुएशन होती है। हम इसी एग्जांपल को अगर कंटिन्यू करें कि सपोज़ आपने 4500 यूनिट का ऑर्डर प्लेस किया और कंपनी ने आपको 3000 यूनिट भेज दी। आप चाहते तो उसे लेने से मना कर सकते थे, लेकिन आपने 3000 यूनिट को एक्सेप्ट कर लिया। कंपनी ने आपको कुछ दिन के बाद बाकी बची हुई यूनिट 1500 यूनिट और भेज दी, आपने उसे भी एक्सेप्ट कर लिया। तो इसका मतलब आपने अपनी मर्जी से उन चीज़ों को इंस्टॉलमेंट में लेना स्वीकार कर लिया है। तो बाद में आप बायर होने के नाते सेलर पर किसी तरह का कोई केस नहीं कर सकते कि उसने आपको गलत क्वांटिटी डिलीवर कर दी, उसने आपको इंस्टॉलमेंट में डिलीवर कर दिया, आपका नुकसान हो गया। क्योंकि अगर आपको ये एक्शन लेना था तो आपको इनिशियल स्टेज पर ही एक्शन लेना चाहिए था। तो ये सिचुएशन होती है डिलीवरी ऑफ गुड्स इन इंस्टॉलमेंट में। नेक्स्ट जो रूल आता है वो है डिलीवरी टू कैरियर, और इसे वारफिंगर बोला जाता है। वाहक या घाटपाल को सुपुर्दगी। जब हमारा सामान हमारे तक पहुंचाने के लिए किसी मिडलमैन को दिया जाता है, किसी कोरियर कंपनी को दिया जाता है, किसी कैरियर कंपनी को दिया जाता है, किसी ट्रांसपोर्ट कंपनी को दिया जाता है, और सारे कागज़, सारी की सारी बिलिंग हमारे नाम कर दी जाती है, तो जैसे ही वो सामान कैरियर को, ट्रांसपोर्ट कंपनी को दिया गया है, वैसे ही वो सामान हमें डिलीवर हुआ मान लिया जाता है। लेकिन अगर उस सामान का वो बिल अपने नाम रखता है, कागज़ अपने नाम रखता है, अपने एजेंट के नाम रखता है, तो जब तक वो चीज़ें वास्तव में हमें नहीं मिलती तब तक वो हमें डिलीवर हुई नहीं मानी जाएंगी। नेक्स्ट इसमें जो रूल आता है डिलीवरी ऑफ गुड्स का, रिस्क वेयर गुड्स आर डिलीवर्ड एट डिस्टेंस प्लेस। रिस्क वेयर गुड्स आर डिलीवर्ड एट डिस्टेंस प्लेस। गुड्स वहाँ डिलीवर की जानी चाहिए जो बिजनेस प्लेस है, जो नॉर्मल प्लेस है, जो अप्रोप्रिएट प्लेस है। लेकिन अगर सेलर अपनी मर्जी से हमारे कहने पर उन चीज़ों की डिलीवरी किसी ऐसी जगह पर देने के लिए तैयार हो जाता है जो जगह नॉर्मल बिजनेस प्लेस से दूर है, अलग है, बिल्कुल ही एक डिफरेंट प्लेस पर है, तो वहाँ अगर सेलर इस बात के लिए एग्री हो गया तो सेलर को उन चीज़ों को हम तक पहुंचाने का सारा रिस्क बियर करना पड़ेगा। लेकिन ऐसी सिचुएशन में सेलर और बायर मिलकर के भी उस रिस्क को, उनके खर्चों को आपस में शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें जो पॉइंट आता है वो है बायर्स राइट ऑफ एग्जामिनिंग द गुड्स। एक पॉइंट इस चैप्टर के अगले हिस्से में डिस्कस करेंगे कि जैसे ही गुड्स की डिलीवरी हमें मिल गई, सपोज आपने माल मंगवाया 50,000 का, 50,000 की गुड्स आपको मिल गई, तो इसका मतलब क्या होगा कि आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे, 50,000 पे देने पड़ेंगे। अगर आप दे चुके हैं इन दैट केस नहीं देने पड़ेंगे दोबारा से, लेकिन अगर आपने नहीं दिए हैं तो आप उस पेमेंट को देने के लिए बाउंड हो। लेकिन यहाँ ये पॉइंट आता है कि जैसे ही चीज़ें आपको मिल गई, वो चीज़ें सही हैं, आपके ऑर्डर के हिसाब से हैं या आपकी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से हैं या नहीं हैं, अब ये कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए बायर को एक रिजनेबल टाइम मिलता है कि बायर ऑर्डर मिल जाने के बाद एक रिजनेबल टाइम में ये चेक करेगा कि सब कुछ मेरे ऑर्डर के हिसाब से है। उस रिजनेबल टाइम में वो चेक करेगा, उसके बाद वो अगर उसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी तो वो पेमेंट करने के लिए बाउंड होगा। तो बायर को गुड्स को एग्जामिन करने का अधिकार तो मिलता है, लेकिन उसके लिए उसके पास टाइम कितना होता है? वो टाइम होता है कि एप्रोप्रिएट टाइम, रिजनेबल टाइम। उस बिज़नेस में जिस तरह का टाइम उन चीज़ों को चेक करने में जितना लगता है वो रूल उसे फॉलो करना पड़ेगा। तो ये था इस चैप्टर का पहला पॉइंट, जिसमें जो पॉइंट हमने डिस्कस किए कि परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का मीनिंग क्या होता है, पेमेंट ऑफ डिलीवरी कॉन्करेंट कंडीशन होती है, डिलीवरी का मीनिंग क्या होता है, डिलीवरी के मोड्स क्या क्या हो सकते हैं, एक्चुअल, सिंबॉलिक और कंस्ट्रक्टिव। फिर हमने डिस्कस किया कि डिलीवरी ऑफ गुड्स से जुड़े हुए रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है। इसके अगले चैप्टर में इसका हम रिमेनिंग पार्ट डिस्कस करेंगे। थैंक यू।